बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं हूं वकार अरशद, आपका बायोलॉजी टीचर। आज का लेक्चर क्या है, किन टॉपिक्स को आज हमने डिस्कस करना है, आइए मूव करते हैं लेक्चर को समझने के लिए व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम टर्म्स टू नो ही को डिस्कस कर रहे थे। टर्म्स टू नो कुछ हद तक हमने डिस्कस की। इब्तदाई 10 सवालात हम डिस्कस कर पाए थे। आज के लेक्चर में इस सिलसिले को दोबारा से शुरू कर रहे हैं और अगला सवाल है टर्म्स टू नो में से क्वेश्चन नंबर 11। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 इज अबाउट कॉम। कॉम से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, कॉम के बारे में आप पढ़ के आए हैं। कॉम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की एक किस्म है और नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की एक किस्म है ये, जिसको कॉम कहा जाता है। और इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर अंडरग्राउंड स्टेम को इस्तेमाल किया जाता है। उसके ऊपर बड्स निकलती हैं, उसको ज़मीन में दबा देते हैं, उन बड्स से नई शूट्स निकलती हैं और एक नया पौधा वजूद में आता है। डियर स्टूडेंट्स, कॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट्स में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो किस्म है जिसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की इस किस्म में पौधे का ज़ेरे ज़मीन फूला हुआ तना लिया जाता है, जिसके ऊपर से बड्स निकलती हैं और बड्स एक नए पौधे में तब्दील हो जाती हैं। और ये तरीका इस्तेमाल होता है डैशीन में और गार्लिक में। आइए इसका जवाब डिस्कस कर लेते हैं। इट इज शॉर्ट एंड स्वॉलन अंडरग्राउंड स्टेम। ये छोटा ज़ेरे ज़मीन फूला हुआ तना है। कंटेनिंग स्टोर्ड फूड, इसके अंदर खुराक ज़खीरा होती है। बर्ड्स आर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ कॉम। कॉम की टॉप पर बर्ड्स मौजूद होती हैं, यानी उभरे हुए हिस्से, आउटग्रोथ्स होती हैं। फ्रॉम विच शूट ग्रोज, जिससे शूट ग्रो करती है। एंड फॉर्म अ न्यू प्लांट, और उस शूट से एक नया पौधा बन जाता है। और इसके एग्जाम्पल है डैशीन और गार्लिक। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, कोरोला से क्या मुराद है? रिकॉल योर मेमोरी। फ्लावर की स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे थे, तो वहां हमने देखा था कि फूल के 4 पत्तियों के वर्ल्ड्स होते हैं। कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनेशियम, इन वर्ल्ड्स को कहा जाता है। हर वर्ल्ड के अंदर जो सिंगल यूनिट होता है, एक पत्ती होती है, वो सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, फूल पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फूल के अंदर यहां पर जो सवाल पूछा गया है कोरोला से मुतल्लिक है, वो क्या होता है? कोरोला ये दूसरा वर्ल्ड है फूल का, और इसके अंदर जो सिंगल यूनिट होता है, एक पत्ती होती है, उसको पेटल कहा जाता है। ये पेटल इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर में शोख रंगों वाली होती हैं, ताकि इंसेक्ट्स को फूल की तरफ मुतवज्जे करें, और जब इंसेक्ट्स फूल के ऊपर आते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। जबकि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर जो पेटल्स हैं कोरोला के अंदर, वो डल और ग्रीन कलर की होती हैं, क्योंकि उन्होंने इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करना, बल्कि इंसेक्ट की बजाय उनमें क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हवा मददगार होती है। इसका जवाब आप यूं लिख सकते हैं, इट इज द सेकेंड वर्ल्ड ऑफ फ्लावर हैविंग पेटल्स ऑफ ब्राइट कलर एंड हेल्प पॉलिनेशन इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स। आप यहां पर यह भी ऐड ऑन कर सकते हैं ब्रैकेट के अंदर या नेक्स्ट सेंटेंस में कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में जो पेटल्स होती हैं वो डल कलर की होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है? कोटिलेडन से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, कोटिलेडन क्या है? रिकॉल योर मेमोरी। सीड वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया। जेमिनेशन के दौरान में हमने पढ़ा डबल फर्टिलाइजेशन जब हो जाती है, उसके बाद बीज और फल बनता है। बीज के अंदर एम्ब्रियो की जो खुराक है वो कोटिलेडन होती है, और जब एम्ब्रियो की ग्रोथ होती है, बीज पौधे में तब्दील होता है, सीड जर्मिनेशन के अमल के जरिए से इब्तदाई जो एम्ब्रियोनिक स्टेम निकलती है उसमें कोटिलेडन भी पाया जाता है। ये दरअसल एंडोस्पर्म टिश्यूज की मॉडिफाइड फॉर्म है। ये फूड सोर्स है नई बनने वाली स्टेम के लिए, जिसको एम्ब्रियोनिक स्टेम कहा जाता है। इसका जवाब आप कैसे लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। एन एम्ब्रियोनिक लीफ
in seed bearing plants that acts as a food source. एक एम्ब्रियोनिक लीफ जो कि सीड बियरिंग प्लांट का है, सीड रखने वाले प्लांट का है, और ये एम्ब्रियोनिक लीफ क्या करता है, फूड सोर्स के तौर पर एक्ट करता है, दैट इज नॉन एज कोटिलेडन. डियर स्टूडेंट्स, कोटिलेडन की तादाद की बुनियाद पर फ्लावरिंग प्लांट्स की दो टाइप्स भी हैं, जो कि यहां पर हमारा टॉपिक नहीं है. एडवांस लेवल पे जाकर के आप उसकी तफसील को पढ़ने वाले हैं, और वो मोनोकोट्स और डाइकोट्स हैं. ये दो किस्म के पौधे हैं कोटिलेडन्स की तादाद की बुनियाद पर. डियर स्टूडेंट्स, इसको कोटिलेडन कहा जाता है. ये वो लीव्स हैं जो फूड सोर्स के तौर पर एक्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 को आइए डिस्कस करते हैं. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14, काउपर्स ग्लैंड. काउपर्स ग्लैंड किन्हें कहा जाता है? इट इज अ टाइप ऑफ ग्लैंड. रिकॉल योर मेमोरी. रैबिट के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने डिस्कस किया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म डक्ट के साथ एसोसिएटेड कुछ ग्लैंड्स होते हैं, और इन ग्लैंड्स में से एक ग्लैंड का नाम काउपर्स ग्लैंड है. काउपर्स ग्लैंड is a gland associated with sperm duct in male reproductive system of rabbit and help in lubrication. हम डिस्कस कर चुके हैं 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जिसमें सेमिनल वेसिकल्स भी हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड भी हैं, और काउपर्स ग्लैंड भी शामिल हैं. यहां पर हमारा मौजू काउपर्स ग्लैंड से रिलेटेड है, और ये वो ग्लैंड हैं जो स्पर्म डक्ट्स के साथ अटैच होते हैं और लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं, मूवमेंट ऑफ स्पर्म में हेल्प आउट करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 है एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से रिलेटेड. एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से क्या मुराद है? रिकॉल योर मेमोरी. डबल फर्टिलाइजेशन में हमने डिस्कस किया था एंडोस्पर्म न्यूक्लियस वो न्यूक्लियस है जो स्पर्म और फ्यूजन न्यूक्लियस के मिलने से बनता है, और ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है. इसके अंदर क्रोमोसोम 3n की फॉर्म में पाए जाते हैं. इसका जवाब आप यूं लिख सकते हैं. In double fertilization, one sperm fuses with fusion nucleus and forms a triploid nucleus called endosperm nucleus. हमें मालूम है डबल फर्टिलाइजेशन में एक स्पर्म एग के साथ मिलता है, जबकि दूसरा स्पर्म फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ मिलता है, और वो स्पर्म जो फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ मिलता है वो ट्रिप्लॉइड यानी 3n एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है. डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 है एंडोस्पर्म टिश्यूज से क्या मुराद है? ये उसी टॉपिक से रिलेटेड सवाल है. डबल फर्टिलाइजेशन में हमने डिस्कस किया था, और उसके बाद सीड जर्मिनेशन में भी हमने इसको डिस्कस किया था कि जब फर्टिलाइजेशन होती है एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, वो तब्दील हो जाता है मॉडिफिकेशन के बाद एंडोस्पर्म टिश्यूज में. और एंडोस्पर्म टिश्यूज क्या हैं? ये फूड सोर्स हैं, एम्ब्रियो की खुराक का जरिया है जो बीज के अंदर पाया जाता है. इसका जवाब आप यूं लिख सकते हैं. आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म टिश्यू. फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म न्यूक्लियस तब्दील हो जाता है एंडोस्पर्म टिश्यू में, एंड एक्ट एज फूड सोर्स फॉर एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो के लिए खुराक के जरिए का काम करता है. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है एंडोस्पोर के बारे में बताइए. एंडोस्पोर क्या है? रिकॉल योर मेमोरी. लेक्चर नंबर 2 हमने डिस्कस किया था इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक किस्म स्पोर फॉर्मेशन भी है, और स्पोर फॉर्मेशन में हमने डिस्कस किया था कि बाज बैक्टीरिया में अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान जब एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं होता है, माहौल उनकी नशोनुमा के लिए साजगार नहीं होता है, वो अपनी बॉडी के अंदर स्पोर्स बनाते हैं जो थिक वॉल्ड होते हैं, मोटी दीवारों वाले होते हैं, और ये अंदर बनने की वजह से एंडोस्पोर कहलाते हैं. जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती हैं, बैक्टीरिया की बॉडी ब्रस्ट करती है, ये बाहर गिरते हैं, जहां गिरते हैं एक नए बैक्टीरिया की बुनियाद डाल देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 है एपिकोटाइल से क्या मुराद है? एपिकोटाइल क्या है? रिकॉल योर मेमोरी. सीड जर्मिनेशन वाज द टॉपिक इन विच वी डिस्कस दिस कंसेप्ट. एपिकोटाइल दरअसल एम्ब्रियोनिक स्टेम का वो पार्ट है जो कोटिलेडन से ऊपर होता है.
जब सीड की जर्मिनेशन होती है, बीज पौधे में तब्दील होता है, जो नया तना निकलता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेम कहलाता है, और एम्ब्रियोनिक स्टेम का वो हिस्सा जो कोटिलेडन से ऊपर होता है वो एपिकोटाइल कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसका जवाब आप यूं लिख सकते हैं, द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू कोटिलेडन इज नोन एज एपिकोटाइल। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है एपिडिडिमस से मुतल्लिक। एपिडिडिमस किसको कहा जाता है? टर्म्स टू नो में ये टर्म बी दी गई है। एपिडिडिमस बेसिकली हम डिस्कस कर चुके हैं रैबिट के टॉपिक में, और रैबिट में हमने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ा था। याद कीजिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था कि यह मुश्तमिल होता है टेस्टीज और उससे मुंसलिक नालियों पर। डियर स्टूडेंट्स, टेस्टीज के साथ मुंसलिक जो नालियां हैं, उन नालियों में सबसे पहली जो इब्तदाई नाली है वो एपिडिडिमस है। एपिडिडिमस नालियों का एक निजाम है, एक नेटवर्क है, और ये स्पर्म को कैरी करता है और मूव करवा देता है स्पर्म डक्ट या वैस डिफरेंस की तरफ। वहां से ये स्पर्म यूरिथ्रा की तरफ जाते हैं और सीमन की शक्ल में यूरिन के साथ जिस्म से खारिज कर दिए जाते हैं, फीमेल बॉडी में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका जवाब आप किस तरह से लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। इट इज अ सिस्टम ऑफ डक्ट्स इमर्जिंग फ्रॉम टेस्टिस एंड होल्ड्स स्पर्म ड्यूरिंग मैच्योरेशन। ये क्या है? नालियों का एक निजाम है कि जिसके अंदर स्पर्म्स मौजूद होते हैं मैच्योरेशन के दौरान, और ये टेस्टिस के साथ मौजूद होता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सवाल पूछा गया है एपिजियल जर्मिनेशन से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, सीड जर्मिनेशन के लेक्चर में हमने ये कंसेप्ट डिस्कस किया कि जर्मिनेशन जिसके दौरान एक बीज पौधे में तब्दील होता है, उसकी एक किस्म एपिजियल जर्मिनेशन है। एपिजियल जर्मिनेशन वो किस्म है जर्मिनेशन की कि जिसके दौरान में हाइपोकोटाइल एम्ब्रियोनिक स्टेम में से पहले बाहर निकल आता है और हुक बनाता है, और कोटिलेडन जेरे जमीन रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके लेक्चर नंबर 9 में, और इस सवाल का जवाब देने के लिए, इस सवाल को तैयार करने के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 9 को। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, फेलोपियन ट्यूब, व्हाट डज इट मीन? फेलोपियन ट्यूब किसे कहा जाता है? आप याद कीजिए, हमने जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि ये मुश्तमिल है ओवरीज और उसके साथ मुंसलिक नालियों पे। डियर स्टूडेंट्स, वहां पे हमने ये डिस्कस किया कि ओवरीज से जब एग प्रोड्यूस होता है, फोलिकल सेल उनकी खुराक का बंदोबस्त करते हैं, और एग की मैच्योरेशन के बाद ओवरी से वो रिलीज होता है, फेलोपियन ट्यूब में जाता है, वहां पे उसकी फर्टिलाइजेशन होती है, स्पर्म और एग के मिलने से जाइगोट बनता है, और उसके बाद वो यूट्रस होर्न्स से होता हुआ, सर्विक्स से होता हुआ यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाता है, और जब मैच्योर हो जाता है तो एम्ब्रियो बन जाता है, और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के बाद बर्थ कैनाल के रास्ते से वेजिना के जरिए से बर्थ का अमल होता है। इसका जवाब आप लिख सकते हैं, इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट, रैबिट के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मादा तौलीदी निजाम में द ट्यूब डेट कैरी द एग फ्रॉम द ओवरी टू यूट्रस, वो नाली जो एग को ओवरी से लेती है यूट्रस की तरफ लेकर के जाती है, उसको हम फेलोपियन ट्यूब का नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड फेलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, और 22 क्वेश्चन फॉलिकल बी इसी टॉपिक से रिलेटेड है। फॉलिकल के बारे में भी हमने उसी लेक्चर में डिस्कस किया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और हमने डिस्कस किया ये खास किस्म के सेल्स होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम एग सेल की नरिशमेंट करना है, उनको खुराक मुहैया करना है। इसका जवाब आप यूं लिख सकते हैं,
इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा तौलीदी निज़ाम में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, द सेल्स विच नरिश एग सेल, वो सेल्स जो कि एग सेल्स की खुराक का बंदोबस्त करते हैं, इज नोन एज फॉलिकल सेल। यहां पर सेल आएगा। द सेल विच नरिश एग सेल इज नोन एज फॉलिकल सेल, वो फॉलिकल सेल कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 23। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। फ्रेगमेंटेशन से क्या मुराद है? फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीकाकार है जो एनिमल्स में पाया जाता है, और ये ऐसा तरीकाकार है जिसमें एक इनवर्टिब्रेट यानी प्लेनेरिया की बॉडी 2 से 9 हिस्सों में कट जाए, हर हिस्सा एक नए जानदार में, मुकम्मल जानदार में तब्दील हो जाता है। और हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 में। डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल का जवाब आप लोगों ने कैसे देना है, इसके लिए आप लोग रिव्यू करेंगे लेक्चर नंबर 1। ये वो सवालात थे जो टर्म्स टू नो की सूरत में पूछे गए थे। कुछ सवालात हम इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके, और रिमेनिंग क्वेश्चंस, बकिया सवालात हम आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इन सवालात को आपने साथ साथ याद करना है और इम्तिहानात की तैयारी में इन सवालात को इग्नोर नहीं करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था और मुझे उम्मीद है आपने ये तमाम सवालात सुन लिए हैं, समझ लिए हैं, और अब आप इसको याद भी कर लेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।